Hello friends, very welcome my new YouTube channel हिमांशु कुमार क्लास 10 and today I am going to discuss about one of the most important topic क्योंकि बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें वन शॉट वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वन शॉट वीडियो में मेजोरिटी ऑफ टॉपिक और सबसे ज्यादा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होते हैं जो कि क्लास 10 के बोर्ड में आ सकते हैं वो कवर कराए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का और इलेक्ट्रिसिटी में हमें पता है जो सर्किट एनालिसिस के टॉपिक है, एक सर्किट दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा इक्वेशंस दो बन जाएगी और उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर I1 की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई मान लो तो दूसरी I2 की वैल्यू दूसरे उस इक्वेशन में पुट करके पहली इक्वेशन में जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था इजिली हम I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक सर्किट एनालिसिस का पार्ट है वो उसमें आ सकता है जिसे मैश एनालिसिस कहते हैं। अगर जितनी भी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे फॉर एग्जाम्पल उसमें ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, V इक्वल टू आई आर है ना। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, थ्योरेटिकल में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है एक क्वेश्चन। बहुत सारे वैसे तो क्वेश्चन टाइप्स के बन सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वन शॉट वीडियो जल्दी रिलीज होने वाली है, अभी उसकी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हुई। फॉर एग्जांपल जैसे आगे कि भाई जो आपके पास करंट है, करंट की डायरेक्शन जैसे आपको पता है कि क्या होता है, हम कन्वेंशनली क्या करते हैं, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज करंट एक क्या है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यही बस इतना ही याद रख लो कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन कैसे होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन हमारा इधर होता होगा। ठीक है, ये हम कन्वेंशनली लेते हैं ना, कन्वेंशन के थ्रू हम ये मान के चलते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है। मान लो इससे पहले क्या होता था, जैसे एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, इससे पहले ये होता था, पहले हम लोग पॉजिट्रॉन्स मतलब पॉजिट्रॉन्स के डायरेक्शन में O प्लस से मैंने मान लो जनरली मान के चलो डिनोट कर दिया, पॉजिट्रॉन्स के डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन ले मतलब हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट पॉजिट्रॉन्स के डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को ही करंट का डायरेक्शन पहले मान के चलते थे पहले के जमाने में। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुआ, जैसे जैसे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, हमें ये पता चला कि ये गलत पूरी चीज थी। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो करंट इधर फ्लो करता है, इट मींस ये करंट हमारा पॉजिट्रॉन्स के डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हमें ये भी पता चला कि करंट हमारा पॉजिट्रॉन्स के डायरेक्शन में फ्लो करता है। ओम्स लॉ में क्यों दिक्कत हो जाती है कि ओम्स लॉ में भाई कहाँ कौन कौन से कंडीशन में ओम्स लॉ अप्लाई होता है और किस किस कंडीशन में ओम्स लॉ को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं है ना, रेजिस्टेंस के या रजिस्टर के, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी पूरी फुल जब डिटेल में वीडियो आएगी उसके ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर, रजिस्टर और रजिस्टिविटी। तीन टर्म होती है, रजिस्टर, रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। आपको अगर पता है पहले से नोन है तो वो आप कमेंट में कर सकते हो। रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है आपकी और रेजिस्टेंस क्या होती है, तीनों में क्या म्यूचुअल डिफरेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा देखेंगे, 2-3 लेक्चर का रहेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। तीन मतलब 2 लेक्चर में मान लो थ्योरी कवर होगी जो कि हमारी मुश्किल से मुश्किल 40-40 मिनट्स की शॉर्ट्स वीडियो होने वाली है। 40-40 मिनट की 2 वीडियो होगी या एक ही मतलब मान लो या एक ही वीडियो में बनाऊंगा 1.5 घंटे की, उसमें आराम से कवर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। और जो दूसरी वीडियो है वो न्यूमेरिकल बेस रहेगी जिसमें 1 आवर न्यूमेरिकल ही चलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या कंप्लीट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। और साथ साथ में हमारा ये भी कवर हो गया कि हमें करंट भी फाइंड करना आगे, हमें चीज अप्लाई भी करना आगे कि भाई कैसे अप्लाई करेंगे हम, उसमें से कैसे करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ओम्स लॉ, जैसे मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ होता क्या है ना, ओम्स लॉ जैसे आप स्टेट कर सकते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है ओम्स लॉ की। भाई ओम्स लॉ की तो यूनिट ओम ही होती है। ओम्स लॉ जनरली वो लॉ है और लॉ का जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना, V इक्वल टू आई आर। ओके, तो इसको किस किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर हम फुल डिटेल वीडियो देखेंगे। ये तो बस बेसिक सी बात होगी। और इसके अगर आगे बढ़े हम लोग तो इसके आगे तो बात आ जाती है हमारी, वो है जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन होते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, अब बॉन्ड लाइन नोटेशन कुछ इस टाइप के नोटेशन होते हैं है ना, इस टाइप के। ये तो कहोगे भाई इसका भी हमें IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेमिंग करना होता है जो कि नोमेनक्लेचर है, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है कि इसी के थ्रू हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोमेनक्लेचर में कैसे हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प तो हम नहीं करेंगे, हेल्प बेसिकली ये हमारी करेगा कि इसके कुछ रूल्स को, सेट ऑफ रूल्स हैं इसके कुछ, इसे फॉलो करेंगे, उसके थ्रू एक हम स्पेसिफिक चैन का क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिर जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है ना, कीटोन हो गया आपका, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन है, उन सबको देखेंगे कैसे कैसे ऐड होता है।
तो क्योंकि यूपीएससी नेमिंग तो आना ही आना है, मतलब क्वेश्चन तो उस पर बनेंगे ही बनेंगे, 100% गारंटी है। और उसके बाद जितने भी मतलब मान लो ये वाले जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, उसके बाद आपका ऑप्टिक्स आ जाता है, ऑप्टिक्स में भी आ जाता है भाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक आ जाते हैं ऑप्टिक्स में भी, उसको उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे भाई वो कैसे होता है ऑप्टिक्स में, कैसे इमेज कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती है, कन्वेक्स कॉनकेव, हर चीज टॉपिक के ऊपर ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक डेमो क्लास, अभी वैसे डेमो तो दे सकता हूँ कि डेमो कैसे होगा बेसिकली, तो डेमो ऐसे होगा, मान लो कि डेमो क्लास मान लो चलो ये है, अभी मैं जैसे मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, है ना। तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली मैंने क्या क्या कहा कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नेचर में कहाँ देखते हैं। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। रियल लाइफ एप्लीकेशन भाई इलेक्ट्रिसिटी हमें हर जगह दिखाई देता है। जनरली ये जो चैप्टर है वो पूरा किस पे बेस्ड है, इमेजिनेशन के ऊपर। इमेजिनेशन, अगर हमारा इमेजिनेशन वीक है तो हम इसे एज्यूम नहीं कर सकते, और एज्यूम करने के लिए भी कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए होता है जो बिल्ड करना होता है। उस सेट ऑफ कॉन्सेप्ट से हम ये एनालाइज करेंगे कि भाई कैसे ये वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी को हम देखते हैं बहुत जगह देखते हैं, मान लो कोई मेट्रो स्टेशन पे जाओगे तो मेट्रो पर देखोगे डेंजर का साइन बना होता है, एक कंकाल की हड्डी बनी होती है, डेंजर का साइन बना होता है, उस पर लिखा होता है डेंजर जोन, ये 25,000 वोल्ट का है, 25,000 वोल्ट का झटका लग सकता है। कहीं कहीं कोई ट्रांजिशन, मतलब कोई जगह पे कोई लेबोरेटरी में, जैसे हम लोग लैब पे वर्क करते हैं तो लैब में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, क्या होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होते हैं, तो उस ट्रांसफॉर्मर में जो हमें लैब में इशू होता है वो कितने वोल्ट का होता है, वो 220 वोल्ट का होता है ना। अब 220 वोल्ट का होता है। हम ये भी जानते हैं जो हमारे घरों में, जो हमारे होम में सप्लाई आती है ना, पावर सप्लाई कितने की होती है, हाँ पावर सप्लाई कितने की होती है, वो भी 220 वोल्ट की होती है, ठीक है ना। 220 वोल्ट क्या आती है घर में, एसी आती है, एसी 220 वोल्ट एसी आता है, ठीक है। और एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, जो कि टॉपिक में है नहीं आपके कि रेक्टिफायर क्या होता है, तो इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं करेंगे, इतना होता है। और जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में कितनी होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज की, और यूएसए में कितनी होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या, किस चीज की फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी, उसी की करंट की फ्रीक्वेंसी जो हमारा है उसकी होती है 60 हर्ट्ज होती है। तो ये 60 हर्ट्ज हुई, ये तो अभी डेमो क्लास चल रहा है इसीलिए पूरा ब्रीफली नहीं बता रहा भाई क्यों होता है क्योंकि ज्यादा डीप भी ले जाना सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा डीप ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं 8-10 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। बस ऊपर बात कर रहे हैं, और ये इमेजिनेशन क्रिएट करवा रहा हूँ कि भाई कैसे अगर हमें सोचना है कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ है बेसिकली रियल लाइफ में। और हम नेचर में भी देख सकते हैं कि करंट कभी कभार फ्लो करता हुआ दिखाई देता है, कैसे दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल थंडर स्टॉर्म में दिखाई देगा ना भाई हमें। थंडर स्टॉर्म में कैसे दिखाई देगा, जब कभी बिजली, मान लो जब भी कभी रेनी मौसम होता है ना, रेनी मौसम जब बहुत सारे काले बादल आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, तो क्या होता है सडनली हमें थंडर स्टॉर्म दिखाई देता है। तो उस थंडर स्टॉर्म में क्या क्यों दिखाई दिया, उसके पीछे का रीजन क्या है ना, उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। वो कैसे कंडक्टर बन जाता है, बेसिकली हम तो जानते हैं ना एयर क्या है, इंसुलेटर होता है। अगर एयर हमारा एक कंडक्टर रहता तो उसमें करंट तो फ्लो करती ना। अगर हवा में ऐसे मान लो, मतलब खुले ताड़कों में अगर ऐसे कर दूं तो उसमें तो करंट फ्लो करने लगेगी, तो इसका मतलब एयर भी कहीं ना कहीं इंसुलेटर हुआ ना। तो उस कंडीशन में वो कौन सा स्पेसिफिक कंडीशन होता है जिसमें थंडर स्टॉर्म में करंट फ्लो करती है, उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे कि जो हमारा बिजली कड़कता है। हाँ, तो उसके बाद और आगे जो टॉपिक है, आगे टॉपिक आता है आपका जो मेन टॉपिक है, मान लो आपका आ गया करंट से पहले एक चीज आता है चार्ज, जिसका सिंबल है Q, कि भाई चार्ज क्या होता है, ये बेसिकली Q है क्या, है ना। अब चार्ज जो Q है वो है क्या, जो आपका जो चार्ज है बेसिकली वो क्या है, चार्ज की जो यूनिट है क्या होती है, कूलम होती है, आपको मालूम है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसे चार्ज कहते हैं। ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसे हम सही से डिफाइंड ना करें। चार्ज में क्या होता है, चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि एडिटिविटी नेचर है, मतलब किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में, मान लो ये कमरा है, कमरे में मेरे पास डिस्क्रीट सिस्टम है। अब डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है, डिस्क्रीट सिस्टम
डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होता है, मेरे पास ये मान लो कुछ चार्जेस है स्पेसिफिकली, ये आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बंद कुछ कमरा है जहाँ पे ना कोई बाहर का चार्ज आ सकता है ना अंदर का चार्ज बाहर जा सकता है। मान लो वो जैसे कोविड-19 में एक वर्ड यूज करते हैं तो क्वारंटाइन है, मतलब क्वारंटाइन है, ठीक है। तो वैसे ही ये है चार्ज है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है। ये है Q1 चार्ज, ये मतलब बहुत सारे चार्जेस है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं डिस्क्रीट सिस्टम में है। तो ये चार्ज आपस में ऐड हो जाएंगे। अब मैटर ये नहीं करता, मान लो ये -2 कूलम का चार्ज है, +2 कूलम का चार्ज है, ये +3 कूलम का चार्ज है, मान लेते हैं अभी 3 चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेट चार्ज कितना हो गया Q नेट इस आइसोलेटेड सिस्टम पे 2 कूलम माइनस 3 कूलम और नहीं +2 कूलम और +2 कूलम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका नेट चार्ज कितना हो गया भाई, नेट चार्ज कितना हो गया 2 कूलम हो गया। नेट चार्ज इस पे कितना हो गया 2 कूलम की नेट चार्ज आ गई, सॉरी 3 कूलम की नेट चार्ज आ गई ना, इस पे ये 3 था, मैं इसे बेसिकली कुछ और भी मान लिया था। इसमें 3 कूलम की नेट चार्ज आ गई। तो इससे क्या हुआ हमें पता चल गया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्जेस होती है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि ये एडिटिविटी नेचर है, हर चार्ज एक दूसरे से ऐड होना चाहता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। और एडिटिविटी नेचर के आगे क्या हो जाता है, एडिटिविटी नेचर जब हम पढ़ेंगे तो उसके आगे हमें एक और चीज मिलता है कि चार्ज में क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन मतलब कोरोना कोविड-19 का वो नहीं कह रहा कि क्वांटाइन होना मतलब घर में अकेले बैठना, वो वाली बात नहीं है। क्वांटाइजेशन इसमें फिजिक्स में कुछ अलग काम होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जनरली क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, अब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब Q इक्वल टू +-NE, वेयर N इज द इंटीजर। N क्या है, इंटीजर है, E क्या है अपना इलेक्ट्रॉन है, और Q क्या है अपना चार्ज, ठीक है। Q क्या है अपना चार्ज, ठीक है, चार्ज है और चार्ज है, ठीक है। इसकी यूनिट वगैरह तो अभी बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली हो सकता है क्या होता है बोर्ड में दे दे, कोई गारंटी तो नहीं है सीबीएसई वालों की कि क्या दे दे क्या नहीं दे दे। Q इक्वल टू +-NE है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल से सेक्शन देंगे तो उसमें Q इक्वल टू +-NE, मान लो Q क्या है हमारा चार्ज है और N क्या है इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। E क्या है इलेक्ट्रॉन है। अभी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है आप भी जानते हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। बेसिकली क्वांटाइजेशन का मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो कि कोई भी है, कोई भी मतलब घर में मतलब मान लो 2 भाई बहन है तो उन्हें 2 भाई बहन ही कहते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई है उसके 2 भाई बहन है तो उनसे 2 भाई बहन ही कहोगे, ऐसे नहीं कहोगे कि वो भाई 1.5 भाई है। 1.5 भाई कोई मीनिंगलेस वर्ड है ना, 1.5 भाई का मतलब ही नहीं होता, वो बेतुकी बातें हैं कि 1.5 भाई है 2.5 भाई है, ऐसे नहीं कहते। जनरली 3 भाई हो सकता है या 2 भाई 1 बहन हो सकती है। तो ऐसा होता है कि जनरली इंटीग्रल मल्टीपल में भी होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें कभी भी हम ये नहीं कह सकते आधी वैल्यू जो होती है ना फ्रैक्शन में वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें या तो पूर्ण मतलब पूरा वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, तभी ये क्या है इंटीग्रल मल्टीपल है, किसका है इलेक्ट्रॉन का है। तो हम इसीलिए इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मैंने उल्टा कह दिया था, फ्लो में आ गया था ज्यादा। क्या होता है, अनलाइक चार्जेस क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब रिपेल करते हैं, रिपेल करने का मतलब क्या होता है, ये कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ क्या करता है कि ये बताता है जनरली कि भाई 2 चार्जेस है ना, एक ये Q1 चार्ज इधर है, Q2 चार्ज इधर है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्ज है, और अपोजिट नेचर के चार्जों का काम क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना। अब इधर डिफरेंस क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स में और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें दोनों के बीच में, इसे जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, कूलॉम्स जो फोर्स होता है ना, कूलॉम्स जो फोर्स होता है ना, कूलॉम्स फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है जनरली मान के चलो। तो व्हाट इज द म्यूचुअल डिफरेंस बिटवीन द कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कूलॉम फोर्स होता है, मान लो मेरे पास Q1, जैसे मैंने अभी बोला Q1 पॉइंट चार्ज है, Q2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, दोनों अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट करेंगे। जबकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें एक पॉइंट मास होता है। अब जो मास है हमारा Q, जो मास है M1, उसमें एक ही टाइप का मास होता है ना,
क्या डेफिनेशन है ग्रेविटेशन की, है ना? इट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑन दिस यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस। उसके मास के कारण होता है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर उसके पास मास नहीं हो तो फोर्स किस पे लगेगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है जनरली, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको यही तो जनरली कहता है कि जो भाई आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें जनरली सब प्रिकॉशन वगैरह जितना सारा होता है यही होता है कि भाई उसमें पॉइंट मास होता है, और उस पॉइंट मास में मान लो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था, पॉइंट मास था, उस पॉइंट ही मास के ऊपर एग्जाम, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे दोस्त का मास कितना है, -90 kg है, -90 kg होगा वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो -90 kg का मतलब क्या? मीनिंगलेस है भाई, -90 नहीं होता, +90 हो सकता है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? अमन भैया हुआ तो +90 कहेंगे, ठीक है। तो और इसके बाद ये है, और भी है आगे से बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं इसमें। जनरली मैं तो उतना कवर करा नहीं रहा अभी। G= ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के ऊपर जनरली टॉपिक से भटकना नहीं चाहता मैं। इतना हो गया, उसके बाद आगे जैसे चलेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि भाई बल्ब का सिंबल ये होता है, ये हमारा हायर पोटेंशियल कहलाता है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल कहलाता है। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। करंट का डायरेक्शन +2 नेगेटिव जाता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कन्वेंशनली हमने कह दिया, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। भाई जिसके पास मान लो अगर पानी है आपके पास, ठीक है, पानी है, टंकी है, वो आपने मोटर चला दिया, पानी ओवरफ्लो होने लगा तो क्या करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा ना। सेम यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास बैटरी है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही आप नलका खोलते हो, घर में नलका खोलते हो, तो ऐसा नहीं है कि टंकी के ऊपर से पानी फेंकने लगता है, नहीं ना, नलके में ही पानी आता है। क्योंकि क्या होता है, ये कोई भी चीज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है। सेम इधर ऐसी हो रहा है, क्या है? हायर पोटेंशियल। वैसे ही जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मान लो कि ग्रेविटेशनल में क्या होता है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है भाई, हमें ये जनरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर कह देते हैं, क्योंकि हम इसे आराम से हम छलांग मार के इसे तोड़ सकते हैं। मतलब तोड़ तो नहीं सकते, मतलब उसे क्या करते, उसका अपोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है नेचर में, मान लो कोई बॉल को मैंने उछाला, तो उसमें उतनी स्पीड नहीं है, उसमें उतनी वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी नहीं है कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर पाए। तो क्या करता है, वो नीचे आ जाता है। बॉल क्या करता है, वो बॉल नीचे आ जाता है, और नीचे आता है तो क्या हुआ, मतलब समझे कि वो हायर चीज के पास आना चाहता है। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्सेज में पढ़ते, लेकिन वो नीचे आना ही पड़ता है उसे, ठीक है ना। तो ये है बेसिक रूल। कोई भी चीज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाना चाहती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो वीकेस्ट फोर्स है ना, हमने ऊपर फेंक दिया अपना जोर लगा के वेलोसिटी से, हायर पोटेंशियल पे गया, हायर पोटेंशियल पीक पे पहुंचा, उसके बाद लोअर पोटेंशियल पे आना ही पड़ा। तो यही होता है, कोई भी चीज फुलफिल हो जाती है जब चीजों से एकदम तगड़ा, तो उसे लोअर पोटेंशियल पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कराने हैं अभी यार, इतने से तो कुछ काम नहीं चलने वाला। ये तो बस एक डेमो क्लास है, लिख लेना डेमो क्लास, कहीं से वो मत समझने लगना कि कोई लेक्चर दे रहा हो, भाई डेमो क्लास है। इसकी पूरी जो सीरीज है वो आने वाली है, क्योंकि भाई डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन धुआंधार देना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई कि रियलिटी में फिजिक्स का कहाँ एप्लीकेशन। ये तो एप्लीकेशन बता रहा था कि थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए क्लास से पहले, नहीं तो जनरली बोरियस सी होने लगती है। क्योंकि अगर सही से करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हमें जानना है, हमें एक सेट ऑफ रूल्स तय करना है, तो उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो हमें ये सब मालूम होना चाहिए कि भाई करंट कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा तो करंट ऐसे जाएगा। अब इसके ऊपर तो समझाने को हजारों टॉपिक है, हजारों न्यूमेरिकल्स है, लेकिन एक वीडियो में तो होने नहीं वाला। तो इसीलिए हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रख लेगा। ओके, तो बाय।